हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और देखिए, आज से हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करें, हिस्ट्री मॉड्यूल। और इसके अंदर हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मेनली इंडियन हिस्ट्री हम कवर करेंगे। और एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पार्ट कवर करने वाले हैं? पहले हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम वैदिक एज कवर करेंगे। फिर वैदिक एज के बाद हम करेंगे राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म। उसके बाद राइज ऑफ मगध, मौर्याज, पोस्ट मौर्याज या प्री गुप्ताज बोलते हैं, उसके बाद गुप्ताज, संगम एज और फाइनल हर्षवर्धन डायनेस्टी, है ना। तो बस ये बेसिक हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इसको कवर करने वाले हैं। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो एंशियंट का मतलब क्या है और हिस्ट्री का मतलब क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ एंशियंट मतलब क्या होता है? विच इज़ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, हैविंग लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी ओल्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचीन काल। जैसे प्राचीन काल मतलब हिस्ट्री का प्राचीन। उसके बाद मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब सिंपली ये है, यू हैव टू स्टडी पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स को पढ़ना, पर्टिकुलरली ह्यूमन अफेयर्स में। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री का मतलब, हिस्ट्री डिराइव हुआ है हिस्टोरिया वर्ड से, विच मीन्स कि इट इज स्टडी ऑफ पास्ट, टू इंक्वायर इन टू पास्ट। अभी हमें क्यों हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? बिकॉज एज इट इज सेड, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। So that's why history must be studied, understood, so that we do not repeat the mistakes that had been done earlier. राइट, ओके। अभी देखिए, सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो ये है कि वर्ड हिस्ट्री कहाँ से आया है। तो जो वर्ड हिस्ट्री है, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड हिस्टोरिया। लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से आया है। और हिस्टोरिया का मतलब सिंपली यही होता है कि टू डेल्व इन टू पास्ट थिंग्स, जो पास्ट में हो उसका डेल्व कर, उसकी खोज करना, इंक्वायरी करना। तो इसका मतलब सिंपली स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी हिस्ट्री है। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, सेंस ऑफ लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी। तो इंक्वायरी आप कैसे कर सकते हैं? थ्रू रिकॉर्ड्स। दीज रिकॉर्ड्स कैन बी लाइक लिटरेरी रिकॉर्ड्स और एक्सकवेशन के हिसाब से जो आपको मिले। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जिसके अंदर लिटरेरी भी हो सकता है और एक्सकवेशन भी हो सकते हैं। उसके बाद हेरोडोटस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका। और इनकी जो बुक थी, इसको बड़ा क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है। और कई बार ऐसा मानते हैं लोग कि हिस्ट्री मतलब है कि सब कुछ हिस्ट्री, मतलब अगर पूछें कि हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, तो लोग बोलते हैं जब से धरती बनी तब से हिस्ट्री स्टार्ट है। तो तब से नहीं मानी जाती हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब बड़ा स्पेसिफिक है कि जब तक इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम नहीं हुआ है तब तक एवरीथिंग इज प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं है वो। तो यहाँ पे हम बात करें इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम से प्री हिस्ट्री होता है। हड़प्पा की खास बात है, हड़प्पा इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री, बिकॉज उनकी इन्वेंशन तो हो चुकी थी बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर दैट। उसके बाद जो लास्ट है, दैट इज मतलब हड़प्पा के बाद हम नॉर्मल हिस्ट्री मानते हैं, उसको प्रोटो हिस्ट्री बोल देते हैं, और हड़प्पा से पहले वाले टाइम को प्री हिस्ट्री बोल देते हैं। तो प्री हिस्ट्री में आपके सारे जो भी आप ट्रायसिक, जुरासिक, और इनफैक्ट अगर ह्यूमन अफेयर्स की बात करें तो इट वाज लाइक वी स्टडी द थ्री पार्ट्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और उसके अंदर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मे बी आई एड अ लिटिल थिंग्स अबाउट दैट एज वेल। इसके बाद थोड़ा टाइम बाद हम डाल देंगे उसके अंदर भी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा पहला एज हम बात कर रहे हैं ब्रोंज एज या हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इसको एक और नाम दिया जाता है आईवीसी। देखिए, तो इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी। ऐसा क्यों है? हड़प्पन इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी। 1921 में एक्सकेवेट किया गया था, और उसको एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने जो है ये फर्स्ट साइट एक्सकेवेट करनी शुरू की थी। वैसे जॉन मार्शल और दयाराम साहनी दोनों मिलकर किया था। और इसके जो रूइंस हैं, जो रूइंस देखे थे, वो चार्ल्स मैंशन ने देखे थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। ब्रोंज एज इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रोंज का अच्छी तरह से यूज हुआ गया है, काफ़ी मतलब अच्छी मात्रा में यूज किया गया ब्रोंज को। ब्रोंज देखिए एलोय होता है, ब्रोंज एलोय होता है कॉपर प्लस टिन का, है ना। इट एसेंट बोल देते हैं, दैट इज टिन। तो कॉपर और टिन का जो एलॉय है ब्रोंज एज है, तो ब्रोंज। और वैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सिविल्स के अंदर कि फर्स्ट जो मेटल था वो कौन सा यूज किया था, तो दैट इज कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है। उसके बाद आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब इसको हम देखते हैं, इनके अलग अलग साइट्स को देखते हैं, सिटीज़ को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादा परसेंटेज है जो सिटीज़ की, वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के अलोंग है, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया है। ठीक है। तो इस तरह से इसके तीन नाम दे सकते हैं हम। और जो ड्यूरेशन है इसका जो पीक पीरियड बोलते हैं कि बेस्ट, जो जिस टाइम ये सबसे अच्छी अपने पीक पे थी, दैट वाज 2500 से 1750 बीसी। ये कार्बन डेटिंग से पता चलता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि दिस वाज द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद देखिए, इस टाइम कौन कौन सी और सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड में। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बात करें तो इजिप्ट
कि नाइल, तो इसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसको मेसोपोटामियम बोल देते हैं, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये चाइना सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ नोट करने वाली है कि सारी की सारी जो सिविलाइजेशन है ये अलोंग द रिवर से डेवलप हुई, क्योंकि जो पानी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। तो सबसे पहले जो पानी के अलोंग है उससे क्या हुआ कि मिट्टी भी बेटर थी, थोड़ी सी खेती वगैरह भी हो सकती थी वहाँ पे। उसके बाद उन रिवर्स को एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम भी यूज़ किया जा सकता था। तो रिवर्स के अलोंग ही डेवलप हुई। जैसे इजिप्ट की जो इजिप्शियन वैली थी वो नाइल रिवर, ये टिग्रिस यूफ्रेट वैली, मतलब ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर है यहाँ पे मेसोपोटामिया, और इसी का जो इधर वाला पार्ट है, ईस्टर्न वाला पार्ट, इसको बेबीलोनिया बोला जाता है। तो बेबीलोनियन भी आपने सुना होगा, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, वो यही इसी का पार्ट है मेसोपोटामिया का। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में लार्जेस्ट वन, एरिया वाइज सबसे बड़ी थी, और हवांगहो रिवर के हिसाब से चाइना की थी, हवांगहो वैली के हिसाब से। तो ये हमारी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, और इनमें हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी दैट वाज द लार्जेस्ट वन एरिया वाइज। ठीक है, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की, तो देखिए यहाँ पे 2-4 सिटीज़ दिखा रखे हैं, मतलब 2-4 के काफ़ी सारे सिटीज़ दिखा रखे हैं। तो हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे किस किस एरिया में थी। अभी समझ सकते हैं ये पाकिस्तान एरिया है पूरा, ये पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, थोड़ा सा इंडिया, ये पूरा ऐसे, और ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इसको हम एक डेल्टा फॉर्म बोल देते हैं कि डेल्टा टाइप बन रहा है एक ये, और इसकी डेल्टा शेप थी, और इसका एरिया प्रिसाइजली आप याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, दैट इज़ दिस मच स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये था 12,99,600 स्क्वायर मीटर्स, दिस इज़ द कवर्ड एरिया। ठीक है, और किस किस पार्ट्स में थी ये? पंजाब, ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब भी, इंडिया वाला पंजाब भी, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब ये वाला एरिया कहना चाह रहा है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न यूपी का ये वाला एरिया। तो इस तरह से ये, इनफैक्ट अभी हम इसके अंदर हरियाणा भी लिख ही सकते हैं, क्योंकि हरियाणा भी अब जो पंजाब से अलग हो गया तो हरियाणा। तो ये आपका सारा एरिया था जहाँ पे ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके 4 आउटपोस्ट की, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 आउटपोस्ट कौन कौन से थे। तो 4 आउटपोस्ट इसे दिखा रखे। देखिए ये आपका पहला जो आउटपोस्ट है ये है मांडा, ये JNK में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सुतका जेंडोर, ये पड़ता है ईरान और यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर जो पड़ता है, यहाँ ये ईरान है आपका, ये पाकिस्तान है। तो ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे पड़ता है सुतका जेंडोर। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट की, तो यहाँ पे ये आपका है आलमगीरपुर यूपी के अंदर, और यहाँ पे आपका पड़ता है दाइमाबाद। तो इस तरह से 4 आउटपोस्ट हैं इसके, ये नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, ये सदर्न मोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न मोस्ट, ये वेस्टर्न मोस्ट। तो इस तरह से ये 4 इंडस वैली के आउटपोस्ट थे। ठीक है, और अगर हम देखिए जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे या इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसकी स्टडी के लिए खास बात यह कि हमें इनके सिटीज़ याद करने, मेजर सिटीज़ कौन कौन से हैं। उसके बाद दूसरा में याद करना है कौन कौन से रिवर बैंक पे, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से रिवर बैंक पे है। इनफैक्ट इन रिवर्स के जो उस टाइम के नेम्स थे वो भी याद करने हैं हमें। उसके बाद करंट डे लोकेशन, आज कहाँ लोकेटेड है। ईयर ऑफ एक्सकवेशन ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कम क्वेश्चन आते हैं, इसको सिर्फ आप एक आइडिया भी रखेंगे तो काफ़ी है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। लीड एक्सकवेटर कौन था, किसकी वजह से एक्सकवेशन हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दयाराम साहनी था, हड़प्पा का, रवि नदी पे है। उसके बाद मोहनजोदड़ो इंडस रिवर पे है, RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी। फिर इस तरह चनुदारो इंडस पे ही है, NG मजूमदार। लोथल भोगवा रिवर पे है, SR राव। कालीबंगन घग्गर रिवर पे BB लाल, और बनावली घग्गर रिवर पे RS बिष्ट। तो इस तरह से आपको मेजर जो सिटीज़ हैं उनके एक्सकवेटर्स और वो कौन सी रिवर बैंक पे हैं इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ दूसरे तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे किस सिटी से क्या मिला है। एक्चुअली खास बात क्या है कि हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वी आर नॉट येट एबल टू डिसाइफर इट। तो हमारे पास ये समझ सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं कि लिटरेरी रिसोर्सेज नहीं है, लिटरेरी जो सोर्स है हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास जो मेजर सोर्स है इसको समझने का दैट इज आर्कियोलॉजिकली। तो आर्कियोलॉजिकल मतलब जो आपका एक्सकवेशन के हिसाब से है। तो एक्सकवेशन में हमें क्या क्या मिला है उससे हम इस टाइम को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि भैया ये मिला है तो शायद ये जानते हुए, ऐसा मिला है तो ये जानते हुए। तो इट इज़ मोर ऑफ इंटरप्रिटेशन, बिकॉज प्रिसाइजली हमारे पास कोई किताबें नहीं मिली है, क्योंकि जो किताब मान लीजिए जो कुछ लिखा भी मिला है वी आर नॉट येट एबल टू डिसाइफर इट। तो इसीलिए यहाँ पे फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिटी से क्या मिला है, और उसके बाद फिर हम इसी के हिसाब से इसको डेवलप करते हैं कि उनका रिलीजन कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका मतलब बेसिक इकोनॉमी कैसी थी, ट्रेड कैसी थी, वही हम समझेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हड़प्पन फाइंडिंग्स की बात करें। हड़प्पा एज अ सिटी की बात हम कर रहे हैं जो कि रावी नदी पे है,
तो यहाँ पे क्या खास बात है कि यहाँ पे देखिए सिमेट्रीज मिली हैं HR37, ये सिमेट्रीज हैं जहाँ पे जलाए जाते हैं, क्रीमेशन ग्राउंड्स बोल सकते हैं हम, क्रीमेशन ग्राउंड्स या ग्रेवयार्ड, क्रीमेशन करते थे, कॉफिन बरियल भी है। तो एक्चुअली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके अंदर क्रीमेशन भी मिला है और बरियल भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक किसी धर्म से रिलेट कर सकें, क्योंकि देखिए ये धर्म से पहले की बात है, हम बात कर रहे हैं 2600 BC। और अगर हम बात करें वैसे धर्म के हिसाब से तो आप सिंपली अगर आप AD और BC की बात करें तो हम इसे बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से 2600 साल पहले। इनफैक्ट अगर मुस्लिम के हिसाब से देखा जाए तो 611 प्रॉफिट मोहम्मद, तो उससे और 600 साल एक्स्ट्रा, 3200 साल पहले। तो इसीलिए हम इसको किसी धर्म से रिलेट नहीं करते हैं, वी से की बोथ द थिंग्स वर देयर, और हमें धर्म से रिलेट करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए ग्रैनरी मिली है आउटसाइड द फोर्ट, ये बड़ा मेजर पार्ट था उस टाइम की, ग्रैनरी मिली है तो बड़ी बात थी, क्योंकि बाद वाले जो कई राइटर्स थे या जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये कहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो इंडिजिनस नहीं थी। तो हम उस बात को खारिज करते हैं इसी बेस पे कि हमारे पास ग्रैनरी थी भारी। ग्रैनरी मतलब सिंपली होता है ग्रेन स्टोर करने की जगह। ये देखिए 6x2 ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे करके इसमें 6x2 ये रूम्स मिले हैं, ऐसे 6 और ऐसे 6, बीच में एक रास्ता मिला है। और इस ग्रैनरी के अंदर क्या होता था, मेनली ग्रेन स्टोरेज के लिए यूज होता था, ग्रेन को आप स्टोर करते थे, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के अंदर की खास बात ये थी कि हम ये बता सकते हैं कि भैया देखो ऐसा था कि हमारे जो नियोलिथिक पीरियड के अंदर जो हमारी अच्छी खेतीबाड़ी होने लगी थी तो हमने प्रोड्यूस एक्स्ट्रा करने लगे हम ग्रेन्स को, क्रॉप्स हमारे अच्छी होने लगी, तो फिर वी कुड स्टोर इट। और इसी वजह से जो और लोग थे वो फ्री हो गए, सबको अपनी क्रॉप्स उगाने की जरूरत नहीं थी, पीपल वर फ्री टू डू अदर वर्क्स। दैट्स व्हाई वी से कि मॉडर्नाइजेशन, या सिंपली हम बोलते हैं कि अर्बनाइजेशन हो गई थी, क्योंकि इस टाइम में लगभग 20% अर्बनाइजेशन थी और 20% अर्बनाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। तो ये जो अर्बनाइजेशन हम बोलते हैं, अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं इससे भी रिलेटेड है कि वहाँ के लोग खेती बाड़ी ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी उनके पास एक्स्ट्रा ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है और जो ग्रेन प्रोड्यूस करे उनका ठीक है भैया तुम कुछ और काम कर लो। तो उन्होंने क्या किया, मान लो कोई एक पोटर है, कोई कुम्हार है, वो पोट्री बना रहा है तो अपनी पोट्री दे देगा, मोस्ट प्रोबेबली वाटर सिस्टम, और ग्रेन ले लेगा। या कोई आइडल है, कोई शिल्पीकार है, कोई स्कल्प्टर है, तो इस तरह से अलग अलग तरह की डिज़ाइन आप कर सकते हैं। कोई और आप मतलब सिंपली बात यह है कि आप स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो सकता है, आप अलग अलग काम कर सकते हैं, बिकॉज अब खाने की चिंता नहीं है, खाना क्रॉप्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही हैं और दे कैन बी स्टोर्ड एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट है फैलस वर्शिप, ये सिंपली सेक्स ऑर्गन्स की वर्शिप को बोलते थे फैलस वर्शिप। उसके बाद ग्रेवयार्ड ही मिला है यहाँ पे। फिर मदर गोडेस, ये देखिए मदर गोडेस की फोटो है, तो मदर गोडेस मिली है। एक्चुअल में क्या है कि मदर गोडेस के जो इसका वूम एरिया है वहाँ से पेड़ उगता हुआ लग रहा है, ऐसे बना रखा है जैसे पेड़ निकल रहे हैं वहाँ से, तो इसीलिए इसको रिलेट करते हैं कि मदर गोडेस है, क्योंकि यहाँ से इसके वूम से जो है पेड़ निकल रहा है। तो ये धरती माता है जिनके गर्भ से पेड़ की उत्पत्ति हो रही है, इस तरह से बातें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी था मोहनजोदड़ो, जो हमने बात किया अभी इंडस रिवर की उस पर था। और अगर सील्स की हम बात करें तो अगर टोटल 2000 सील्स मिली हैं तो लगभग 1200 मतलब 60% जो सील्स हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो क्वाइट एन इंपॉर्टेंट सिटी टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट जब तक राखीगढ़ी, हरियाणा में राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी की डिस्कवरी से पहले मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर माना जाता था IVC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लेकिन अभी इट इज़ नोन फैक्ट कि राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, और अभी इसको लार्जेस्ट सिटी माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला, देखिए हमें प्रिपेयर्ड गारमेंट्स मिले हैं, एक टेम्पल लाइक पैलेस मिला है, पशुपति शिवासी। इसमें क्या है कि एक शिव जी सींग टाइप है, एक इंसान बैठा हुआ है थ्रोन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनके साइड में 4 जानवर हैं, राइनो, टाइगर, बफलो और एलिफेंट। इस तरह से मतलब ये ऑर्डर मे नॉट बी सेम, ऑर्डर हो सकता है थोड़ा चेंज हो, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये 4 जानवर उनके साइड में हैं। 2 डियर इनके थ्रोन के नीचे बैठे हैं, हिरन। तो इस तरह से पशुपति शिवा सील, आप एक बार सर्च करके इस सील को जरूर देखिए। देखिए अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं अगर सिर्फ आप उनको बढ़िया तरीके से देख लेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन। तुम जितना अच्छा इंटरप्रेट करेंगे, जितना अच्छा हम खुद देख के समझेंगे उतना बेटर है। उसके बाद देखिए स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू है जो मोहनजोदड़ो से मिली है, ब्रॉन्ज की है ये स्टैच्यू, और एक हाथ अकिम्बो है मतलब मुड़ा हुआ है, और वैसे न्यूड फिगराइन है, गले में कुछ डाल रखा है, ये हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं इस तरह से लंबे स्टाइल की, एक यहाँ पे भी डला हुआ है, देखिए यहाँ पे पोनीटेल बना रखी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये इसको हमने मोस्ट प्रोबेबली कहा है कि जरूर डांस कर रही है, तो डांसिंग गर्ल की हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आइवरी वेट बैलेंस मिला है, वजन नापने के लिए, ग्रेट बाथ मिला है।
ये ऑल्सो काफ़ी मतलब तगड़ी डिस्कवरी थी। यहाँ पे देखिए ये ग्रेट बात दिखा रखा है, इसमें दोनों तरफ स्टेयर्स थे। इनफैक्ट यहाँ पे जो है चेंजिंग रूम्स भी हैं, तो कपड़े आप चेंज कर सकते हैं। और कहते हैं इसको मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस एबल्यूशंस। रिलीजियस एबल्यूशंस का मतलब सिंपली होता है कि भैया जैसे पवित्र हो जाते हैं ना, नहा के गंगा में नहा के पवित्र हो जाते हैं, उसी तरह शायद इस ग्रेट बात को भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था कि इसमें स्नान करके जो है आप जो पवित्र हो जाएंगे। और इसके अंदर खास बात ये भी रही कि यहाँ पे बड़ा बिटुमिनस और उनकी जो है ना लाइनिंग मिली है ताकि पानी सीपेज ना हो, और बड़ा वाटर प्रूफ बना रखा है। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था उस टाइम के हिसाब से। और उसके बाद एक ग्रेट ग्रैनरी भी मिली है। फिर एक प्रीस्ट किंग स्टैचू मिला है। देखिए ये प्रीस्ट किंग स्टैचू है, यहाँ पे माथे पे एक एमुलेट है, ताबीज़ बांध रखा है। आंखें जो है आधी खुली हुई आधी बंद है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम इसको बोलते हैं कि मेडिटेशन पोज था इनका। फिर देखिए मूछें नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है, मतलब एक तरह से फैशन सेंस बोल सकते हैं हम, दो वी शुडंट कंपेयर टू एन रिलीजन। उसके बाद देखिए ये शॉल डाल रखा है, एक हाथ नीचे से मतलब ऐसे डाल रखा है शॉल, जो आजकल भी स्टाइल में लोग पहनते हैं। और इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, डिजाइन बन रहे हैं, देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो ये सैंडस्टोन की स्टैचू थी, ऐसा नहीं था कि ब्रॉन्ज में बनी हुई, सैंडस्टोन की बनी हुई थी। ये मेजर फाइंडिंग्स थी मोहनजोदड़ो की। हम जो नेक्स्ट करते हैं सिटी, वो हम करते हैं कालीबंगन। कालीबंगन की खास बात क्या है कि कालीबंगन जो रिवर, कौन सी हमने भी बात की अभी, घग्गर रिवर पे था। इसका लोअर फोर्टिफाइड भी, इसका जो टाउन था वो फोर्टिफाइड था, लोअर वाला भी। एक्चुअली क्या था कि जो शहर बसाते थे ऐसे करके, तो उसमें क्या करते थे कि जैसे मोहनजोदड़ो था, तो उसमें जो ऊंचा वाला एरिया था जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो एडमिनिस्ट्रेटर थे या म्युनिसिपल कमेटी थी या प्रीस्ट थे, जो भी किंग थे, उन्होंने क्या करा था, बाउंड्री बना रखी थी, ठीक है, और फोर्टिफाई कर रखा था उसको। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि भैया इन्वेजन ना हो या मे बी बाढ़ से इम्पैक्ट ना आए, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट एक बाउंड्री बनी हुई थी। तो नॉर्मली जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहर हैं उसके अंदर फोर्टिफिकेशन हो रही है, और ज़्यादातर फोर्टिफिकेशन ऐसे कि अपर जो टाउन है वो फोर्टिफाइड है, ऊपर वाला एरिया। बट इस कालीबंगन में लोअर फोर्टिफाइड टाउन भी है, तो ये स्पेशल बात थी। बहुत सारे फायर अल्टर्स मिले, बूस्ट्रोफिडोन स्टाइल। देखिए जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। और बूस्ट्रोफिडोन स्टाइल मतलब क्या होता है, जैसे एक तो आप इंग्लिश लिखते हैं, हम इंग्लिश ऐसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और जैसे हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू लिखते हैं हम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो स्टाइल था, इसमें स्क्रिप्ट जो मिली है वो ऐसे मिली है, ऐसे मिलते थे सरपेंटाइन, इस तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट है। तो इसको हम बोलते हैं बूस्ट्रोफिडोन स्टाइल। वुडन ड्रेनेज थी, कॉपर का एक ऑक्स मिला, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक लगभग 2600 बीसी की टाइम का ही सबसे पहला एविडेंस अर्थक्वेक का यहीं से मिला है। वुडन प्लो, क्योंकि यहाँ पे प्लोड लैंड मिली है, प्लोड लैंड मिली है, और ये माना जाता है कि जब लैंड प्लो की गई तो अगर लोहे का होता तो शायद जो प्लो था वो बच जाता, तो मोस्ट ओनली वुडन प्लो यूज करते थे। और साथ में इनके कैमल्स बोन मिली है। और देखिए कैमल तो अटैच करना, क्योंकि कालीबंगन इज राजस्थान, तो वैसे भी कैमल राजस्थान से अटैच करना मेरे ख्याल से कोई बिग डील नहीं होना चाहिए, शिप ऑफ द डेजर्ट बोला ही जाता है, तो कैमल्स बोन भी यहाँ से मिली है कालीबंगन से। सही है। अब देखिए नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी, पोर्ट सिटी, पोर्ट टाउन लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा रिवर पे पड़ता है, और इसके अंदर क्या है, एविडेंस ऑफ राइस भी यहाँ से मिला, एक लोथल से प्लस एक रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से एविडेंस ऑफ राइस मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। फायर अल्टर्स मिले हैं, ग्रेवयार्ड्स मिला है, आइवरी वेट बैलेंस मिला है, कॉपर डॉग मिला है। उसके बाद एक स्पेशल बात है, पर्शियन सील मिली है। पर्शिया मतलब होता है ईरान, है ना, मतलब वही एरिया ईरान वाला है। तो ये सिंपली ये बताता है कि जब ईरान की सील यहाँ पे मिली है, इसका मतलब वी हैड ट्रेड रिलेशंस विद देम। उसके बाद डॉकयार्ड मिला, देखिए ये दिखा रखा है ये प्रिसाइजली ऐसे, यहाँ पे जरूर ऐसे डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप जो है रेस्ट करती हैं। तो ये एक पोर्ट टाउन था, ये दिख ही रहा है, और यहाँ से जो है शिप रेस्ट की जगह भी डॉकयार्ड ही बना रखा था। उसके बाद यहाँ से स्पेशल बात मिली है, ये डबल बरियल, दो लोगों को एक साथ बरी कर रखा था, डबल बरियल यहाँ से मिला है। फिर देखिए वेल्स वगैरह दिखा रखे हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लोथल से मिली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट धोलावीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, और ये भी गुजरात में पड़ती है। और यहाँ पे देखिए अभी तो जो है यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसी बेल्ट के अंदर ही, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही बना दिया गया 2020 में। और धोलावीरा की खास बात क्या है कि ओनली सिटी दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने अभी जैसे बात की कि मान लीजिए ये जगह है, तो इसमें कहते थे कि अपर टाउन, तो इसको 3 में डिवाइड कर रखा है, अपर, मिडल और लोअर, ऐसे 3 टाउन डिवीजन है। नॉर्मली 2 टाउन डिवीजन होते थे, इसमें 3 टाउन डिवीजन है। जायंट वाटर रिजर्वेयर है, पानी का जो है हार्नेस करने का इनको जरूर तरीका आता था, बड़ा रिजर्वेयर बना रखा है, उससे हार्नेस करते हैं। डैम्स बना रखे हैं, एम्बैंकमेंट्स बना रखे हैं, एक स्टेडियम मिला है, एक रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है, कुछ ऐसे है जो रॉक कोई कट करके डिजाइन बना रखा है, और एक साइन बोर्ड, ये साइन बोर्ड है वहाँ का।
तो ये मोस्ट प्रोबेबली हरप्पन स्क्रिप्ट ही है, बट स्टिल हम डिसाइफर नहीं कर पाए। तो इस तरह का, और ये जो है धोलावीरी के एंट्री पे लगा हुआ था, तो ऐसा बोला जाता है कि शायद ये कुछ धोलावीरा या उसका नाम कुछ लिखा होगा, क्योंकि एंट्री बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो एंट्री बोर्ड है, तो वहाँ से हमें एक साइन बोर्ड मिला। तो ये पता नहीं है अभी, क्योंकि डिसाइफर नहीं कर पाए, बट स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, अभी जो नेक्स्ट है सिटी वो है चनुदारो। देखिए अभी हमने बात की कि एक सिटी जिसका 3 डिवीजन था, और चनुदारा था जिसका कोई डिवीजन था, नो डिवीजन। इसमें कोई डिवीजन ही नहीं है, फोर्टिफिकेशन ही नहीं है, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि दिस इज एन इंडस्ट्रियल टाउन। तो इंडस्ट्री में तो डिवीजन की मेरी ख्याल जरूरत नहीं है, कि कोई ऐसा रूल तो कर नहीं रहा, अलग अलग इंडस्ट्रीज है। तो एक समझ डेवलप करने के लिए, देखिए हम ऐसे क्यों रिलेट करते हैं कि समझ डेवलप हो जाए, ताकि हमें याद करना आसान हो जाए। अब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं ना, तो इसीलिए हम कहते हैं ठीक है इंडस्ट्रियल टाउन था तो शायद डिवीजन की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पे एक बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, बीड मतलब मोतियाँ, मोती जो बनाते हैं उसकी फैक्ट्री मिली है, और इसके अंदर फर्नेस भी मिला है, मतलब भट्टी टाइप, और इंक पोर्ट मिला है यहाँ पे। द ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, मतलब नो डिवीजन, वही बातें करना चाह रहा है कि अलग से सिटाडल नहीं है, फोर्टिफिकेशन नहीं है। और कार्ड्स भी मिले हैं, सिटी ड्राइवर, ऐसे कार्ड्स बना रखे जिनके ऊपर बैठे हुए हैं ड्राइवर्स, और वो जैसे चला रहे हैं। और इस टाइम पे जो था ना, स्पोक्ड व्हील एब्सेंट था, स्पोक्ड व्हील नहीं था, पूरा पूरा जो फुल व्हील होता है वो व्हील था, और ज़्यादातर जो यूज़ होता था वो पोर्टर्स व्हील यूज़ होता था। पोर्टर्स व्हील, जो कुम्हार का व्हील बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा भरा रहता है वैसा ही। तो मोस्टली जो रथ थे उसके अंदर भी, जैसे अगर आप मान लीजिए रथ बना, तो व्हील पूरा भरा हुआ है। स्पोक्ड व्हील का मतलब ताड़ी वाला व्हील, तो ऐसा व्हील नहीं यूज़ होता था, जैसे एलॉयज हम आजकल बोलते हैं, तो एलॉयज नहीं थे। वैसे तो खैर अगर व्हील के अंदर एलॉय लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, वजन कम हो जाता है, बट उस टाइम इनकी जो है इतनी इन्वेंशन नहीं थी। और व्हील की इन्वेंशन नियोलिथिक फेज में हो चुकी थी, और फायर की जो डिस्कवरी हुई थी वो पैलियोलिथिक के फेज में हो चुकी थी। तो यहाँ पे व्हील यूज कर रहे थे वो लोग, ठीक है ना। फायर की डिस्कवरी हुई थी और व्हील की इन्वेंशन हुई थी, बिकॉज आई गेस वी नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ओके, तो अब देखिए कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स, जैसे कि रंगपुर से एविडेंस ऑफ राइस मिला, हमने दूसरा नाम लिया कि लोथल से भी मिला है। फिर सुरकोतड़ा, हॉर्स बोन मिले हैं। तो देखिए वैसे बड़ी खास बात यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स का यूज कम ही था, मतलब एक्सटेंसिव यूज नहीं था, एक्सटेंसिव यूज नहीं था हॉर्स का। दूसरा, बालाकोट फैक्ट्री, बेंगल फैक्ट्री मिली है, दाइमाबाद, ब्रोंज, बफलो अमरी से एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनो मिले हैं। आलमगीरपुर इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रफ, बनावली हरियाणा में पड़ती है, ओवल शेप सेटलमेंट है नॉर्मली। और इसके अंदर खास बात है कि रेडियल ड्रेनेज है, मतलब जैसे एक सेंटर आ गया तो रेडियल ड्रेनेज है इसके अंदर। तो रेडियल ड्रेनेज डिफरेंट स्टाइल, क्योंकि नॉर्मली क्या था कि पूरी जगह ऐसे 90 डिग्री ग्रिड पैटर्न था हर जगह रोड्स का, बट यहाँ पे सेंटर से रेडियल ड्रेनेज पैटर्न था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मिसलेनियस है। उसके बाद आप एक कोट डिजी देख सकते हैं, कोट डिजी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अ सिटी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इस तरह की कुछ ही बेसिक बातें हैं, और हम आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। अगली क्लास में इसके सेकेंड हाफ में हम समझेंगे कि इसकी जो है टाउन प्लानिंग कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, वो हम सब समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।